This video is brought to you by Howsat. Download the app now. क्या आप भी किसी अपने सपने मेरे तुम्हारे टीम 11 पे टीम बना रहे हो और बच्चों के साथ खेल रहे हो? हमारे साथ खेलोगे? हाउस पे खेलो लेजेंड्स के साथ, हमें हराओ और जीतो डबल कैश। लॉग ऑन टू houseat.com एंड विन रियल कैश। नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। उत्तराखंड के चमोली के रैणी इलाके में धौलीगंगा और ऋषि गंगा नदियां मिलती हैं। यहीं बना है ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट। इसी के पास 7 फरवरी की सुबह ग्लेशियर टूटा था। ग्लेशियर के टूटते ही नदी ओवरफ्लो हो गई। पानी के साथ साथ भारी मात्रा में चट्टानों का मलबा भी था। तेज रफ्तार से बहते सैलाब ने तबाही मचा दी। पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गया। रास्ते में आई हर चीज को इस सैलाब ने बर्बाद कर दिया। ऋषिगंगा से 5 किलोमीटर दूर एनटीपीसी का प्रोजेक्ट भी प्रभावित हुआ। हादसे में मरने वालों की संख्या अब तक 32 पहुंच चुकी है, जबकि 197 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये ग्लेशियर टूट क्यों रहे हैं। हमने इस सवाल के लिए बात की डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव से। डॉक्टर श्रीवास्तव वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी WIHG में सीनियर साइंटिस्ट हैं। उन्होंने बताया, जब ग्लेशियर एक्टिविटी, टाइम ऑफ क्लाइमेटिक वार्मिंग और जियोलॉजी ऑफ हिमालय, ये तीनों एक दहलीज या सीमा रेखा पर आ जाते हैं तो इस तरह के डिजास्टर्स होते हैं। हिमालय में हर चीज़ का डायनेमो या तो ग्लेशियर होता है या मानसून, चाहे वो सेडिमेंट जनरेट करे चाहे वो फ्लड जनरेट करे। अब मानसून तो इस समय है नहीं। हिमालय की जियोलॉजी इस तरीके की है कि वहाँ ग्रेडियंट बहुत स्टीप है, मतलब खड़ी चट्टानें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हल्की सी गर्माहट से भी ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। अब थोड़ा साइंस इतर बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर हर महाद्वीप पर ग्लेशियर पाए जाते हैं और कुछ तो सैकड़ों हजारों साल पुराने हैं। हिमालय का एक बड़ा समूह भारत में है, जो भारत की उत्तरी सीमा का हिस्सा है। रविवार की आपदा हिमालय के इसी पश्चिमी भाग में हुई और सवाल ये कि क्या ये नेचुरल डिजास्टर था या मैन मेड डिजास्टर। वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मीपंत सीधे शब्दों में इस आपदा को मैन मेड डिजास्टर कहते हैं। वो बोलते हैं, ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट नंदा देवी बेसिन में ग्लेशियर के मुहाने पर बन रहा है। साल 2013 में केदारनाथ में झील फटने से जो लैंडस्लाइड हुआ था, उसके बाद इसको रिव्यू करने के लिए एक टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी बनी थी। उसने भी इस पर आपत्ति उठाई थी। 80 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो उत्तराखंड के संवेदनशील इलाकों में बन रहे हैं, जिन्हें एक्सपर्ट कमेटी से रिव्यू कराना था कि भविष्य में खतरे की क्या संभावनाएं हो सकती हैं। इस कमेटी ने 26 प्रोजेक्ट को रिव्यू करने के लिए बोला था, जिसमें से एक प्रोजेक्ट ये भी था। पर्यावरण कार्यकर्ता चारू तिवारी का कहना भी लक्ष्मीपंत की बातों से मिलता जुलता ही है। वो कहते हैं, ये मानव जनित आपदा है और उत्तराखंड में जितनी भी आपदाएं आ रही हैं वो लगभग सारी ही मानव जनित आपदाएं हैं, क्योंकि हिमालय में जो पहाड़ हैं उन्होंने दरकना शुरू कर दिया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, बल्कि पूरे देश और विशेषकर एशिया का सबसे बड़ा वाटर टैंक है। हमारे पूरे ऑक्सीजन और पानी की व्यवस्था कर रहा है। तो हिमालय के किसी भी रूप में दरकना और खत्म होना हमारे लिए खतरनाक है। उत्तराखंड में अभी ऑल वेदर रोड बनी है। बद्री, केदार, गंगोत्री के देवी देवता भी 6 महीने नीचे आते थे सोने के लिए। कहने का मतलब ये है कि हिमालय ऑल वेदर कोई शब्द नहीं है। वहाँ पर अपने अपने वेदर हैं, अपने अपने मौसम हैं। चिपको आंदोलन वाले सुंदर लाल बहुगुणा के पुत्र और वरिष्ठ पत्रकार राजीव नारायण बहुगुणा का मानना भी कुछ अलग नहीं है। वो कहते हैं, ये पूरी तरह से मानव जनित आपदा है। साल 2000 तक पूरे उत्तराखंड में कुल मिलाकर 6000 किलोमीटर लंबी सड़क थी। आज 50,000 किलोमीटर लंबी सड़क है। इसका अर्थ ये है कि हमने पिछले 20 सालों में 44,000 किलोमीटर सड़कें खोद डाली हैं। जिन इलाकों में ये सड़कें बनी हैं वो बहुत सेंसिटिव इलाके हैं। उन इलाकों में आप दिन में 17 हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं और भारी भरकम कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसका असर धरती के 10 किलोमीटर अंदर तक होता है, क्योंकि यहाँ पर फॉल्ट है, दरारें हैं ज़मीन के भीतर जो एक्टिव हो जाती हैं। बेस्ट सेलर जल थल मल के लेखक और गांधीवादी विचारक और एक्टिविस्ट सोपान जोशी कहते हैं, मौसम और जलवायु का संबंध वही होता है जो स्टॉप वॉच और कैलेंडर का होता है। मौसम वो चीज़ है जो हमें समझ में आती है, जलवायु हमारे बोध से परे है, वो निराकार ब्रह्म है। मौसम हमारी मूर्ति पूजा है। अपने अपने घर में जो मूर्ति लगानी है वो मूर्ति लगाकर पूजा कर लो। इन लोगों के बीच सीधा रिश्ता तो कई सालों से रिसर्च कर रहे वैज्ञानिक नहीं बता सकते, लेकिन वैज्ञानिक ये बातें अपने प्रोजेक्शन में कई साल से कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी। पर सवाल ये है कि बिजली चाहिए, वो मिले कैसे? विकास भी ज़रूरी है, उसका सस्टेनेबल मॉडल क्या हो? वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी WIHG में सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने आगे बताया,
कोई भी संस्था हो वो हिमालय के ऊंचे इलाकों में किसी भी तरह के प्रोजेक्ट्स को बनाए जाने का समर्थन नहीं करती। हाँ, मगर ये डैम नीचे के क्षेत्रों में बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ग्लेशियर टूटने या बाढ़ की स्थिति में नीचे आते आते किसी भी बहाव की वेलोसिटी कम हो जाती है, और ऐसे में जो नीचे बने डैम होते हैं वो पानी को रोक पाने में सक्षम रहते हैं। इस सवाल पर देहरादून में पीपल्स साइंस इंस्टीट्यूट में रिसर्च साइंटिस्ट रवि चोपड़ा उल्टा सवाल पूछने लगते हैं। वो कहते हैं, आपको बिजली चाहिए कि आपको प्रोजेक्ट चाहिए? सबसे पहले ये तय कर लेना चाहिए, अगर आपको बिजली चाहिए तो क्या बिजली के कोई और विकल्प है जिससे कि इस तरह की आपदाएं ना हो? आज की तारीख में सौर ऊर्जा लगभग 2-2.5 रुपये प्रति यूनिट आपको मिल रही है, और ये जो हाइड्रो पावर है ये आपको 10,000 प्रति यूनिट मिलने वाला है। अब आप बताएं, आपको कौन सी ऊर्जा चाहिए? चारू तिवारी परंपरागत विकल्पों की बात करते हैं, बोलते हैं, हम पिछले 1 दशक से लगातार बांधों के खिलाफ और बड़ी परियोजनाओं के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते रहे हैं और आंदोलन करते रहे हैं, और लोगों ने बहुत तरीकों से इस बात को बताया है। जो परंपरागत समझ हमारे लोगों में है, उस समझ को केंद्र में रखकर ऐसी परियोजनाओं का निर्माण होना चाहिए। हमारे जो पुरखे थे वो कहा करते थे कि हिमालय के क्षेत्र में सीटी बजाना मना है, जोर से बोलना मना है, और वहाँ ताली बजाना मना है। उनकी मान्यताएं ये थी कि इससे पहाड़ दरक जाते हैं। वो कहते थे कि इससे वन देवियाँ नाराज हो जाती हैं। वन देवियाँ नाराज होती है या नहीं, हिमालय दरकता हो या ना दरकता हो, लेकिन हमारे पुरखों को इस बात की समझ थी कि हिमालय इतना संवेदनशील है कि किसी भी तरह का वाइब्रेशन इसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। डीयू में असिस्टेंट प्रोफेसर प्रकाश उप्रेती लोकल विकल्पों को सबसे बेहतर मानते हैं। वो कहते हैं, मेरा मानना है कि स्थानीय संसाधन और स्थानीय लोगों के हिसाब से विकास की परिभाषा को बदलने की जरूरत है। हम सस्ते संसाधनों के लिए बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। ये स्टोरी हमारे साथ इंटर्नशिप कर रही मीनल ने की है। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।